हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम अपने रिसर्च के क्वेश्चन शुरू करेंगे, यानी कि जो भी हमने रिसर्च में अब तक क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम पेपर में आए हों, नेट में, सेट में, किसी भी तरह के पीजीटी, टीजीटी, कहीं भी जो एग्ज़ाम पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था ये बुक है आपकी यूथ पब्लिकेशंस की। इसमें हिंदी में दिए हुए हैं क्वेश्चन, मैं उन्हीं को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। आप 2 महीने, अब जो आपके एग्ज़ाम के बचे हैं, 1.5 महीने के आसपास, 45 डेज़ के आसपास आपके पास बचे हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इन बुक्स को सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ आप जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके, वो आप उनकी वो कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास जो 45 डेज और 1.5 महीना, 2 महीने के आसपास बचा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विशुद्ध शोध समस्या को पहचानिए। तो ये क्या कह रहा है, जो विशुद्ध शोध समस्या है, विशुद्ध वाली कौन सी थी, हमने पढ़ा है अभी, प्योर, फंडामेंटल और बेसिक। ठीक है, फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च हम इसे बोलते हैं। ठीक है, इनको तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप, प्योर, फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च, तीनों में से आप इनको कुछ भी बोल सकते हो। तो हमें ये देखना है कि आपका जो ये रिसर्च है, ठीक है, हमें ये देखना है कि आपका जो रिसर्च है वो, ठीक है, रिसर्च कौन से, 4 टॉपिक दिए हैं, इनमें से हमें देखना है कि प्योर रिसर्च का कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो प्योर रिसर्च का कौन सा टॉपिक है आपका, इसमें प्योर रिसर्च का टॉपिक है ग्रामीण महिलाओं की उद्यमीय गतिविधियाँ। यानी कि ग्रामीण महिलाओं में अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप देखते हैं कि वो कितना अर्निंग की एक्टिविटीज़ कर रही हैं, पैसे कमाने के लिए काम कर रही है, या सौर कुकर के प्रयोग में समय और ऊर्जा के उपयोग का आकलन करना। यानी कि जो आपका सोलर कुकर होता है, ठीक है, यानी जो सोलर कुकर होता है उसको हम कितना यूज़ करते हैं। फिर है आपका ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में आईसीटी की भूमिका और किशोरियों के व्यावसायिक हित में। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा, जो आपकी प्योर रिसर्च है, उसका टॉपिक हो सकता है सोलर कुकर के प्रयोग में समय और ऊर्जा के उपभोग का आकलन। ठीक है, क्योंकि प्योर रिसर्च क्या होते हैं, प्योर रिसर्च वाली रिसर्च होती है जिसमें हम कोई भी लालच नहीं करते हैं, सिर्फ हमारे लिए जो बेसिक नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं, उसको हम प्योर रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आपका क्योंकि जो हमारा सोलर एनर्जी के से कुकर चल रहा है, उसका समय उपयोग, हम यहाँ पे उपयोग का आकलन कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इससे हमें कुछ खास फ़ायदा नहीं है, कोई एप्लीकेशन के लिए हम नहीं कर रहे, सिर्फ हम किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ हम कर रहे हैं ये ताकि हमारा क्या हो, कुछ नॉलेज लेवल बढ़े। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है पीएलए का संचालन करते समय मानचित्र के माध्यम से निम्नलिखित विशिष्टताओं में से किसका अध्ययन किया जा सकता है। तो ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी स्टडीड थ्रू मैपिंग वाइल कंडक्टिंग पीआरए, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। ठीक है, इसका पीआरए की फुल फॉर्म क्या है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, ठीक है, इनमें से कौन सा जो फीचर है कैन बी स्टडीड थ्रू मैपिंग, उसको हम मैपिंग वाले टॉपिक में डाल सकते हैं जब हम पीआरए कंडक्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, जब हम पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के थ्रू डेटा कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, ये पीआरए क्या है, हमारा पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है। ये क्या है, आपका एक डेटा कलेक्शन की टेक्निक है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, पीआरए में हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और किसके थ्रू, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल नाम है इसका। यानी कि हमारे जो विलेजर्स होते हैं उनके साथ मिलकर उनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपेट के थ्रू मिलता था, हम कुछ उनसे हमारा नेगेटिव रोल होता है, उनका पॉजिटिव रोल होता है। यानी कि हम पैसिव होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। तो मेन जो प्रॉब्लम का डेटा देते हैं वो खुद देते हैं। ठीक है, तो उसे पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल बोलते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्शन की एक टेक्निक है। इसमें आपके पास जो मानचित्र है, मानचित्र आपका क्या कहलाएगा, मानचित्र में क्या है, उसमें कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि आपका मानचित्र है, बार डायग्राम है, कई सारे मेथड है, तो उसमें एक मानचित्र भी है। ये भी एक्सटेंशन का टॉपिक है, ये एक्सटेंशन में हम देखेंगे। तो मानचित्र है, मानचित्र आपका किसके अंदर आएगा, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आता है। ठीक है, तो मानचित्र में हम मानचित्र के माध्यम से डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके थ्रू हम वहाँ के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं। ये पीआरए का टॉपिक अभी हम एक्सटेंशन में पढ़ेंगे। ठीक है,
फिर है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो ये अभी हमने पढ़ी हैं सारे टाइप्स ऑफ रिसर्चेज, उसमें ही है कि आपके जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। ये बोला नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स का साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले इन्होंने दिया है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। फिर परिशुद्धता दिया है, स्पेक्यूलेशन, ठीक है। इसके बाद अनुमान मात्र है आपका प्रिसाइजेंस, ठीक है, जिसमें हम प्रिसाइज कर रहे हैं आइडिया लेकर के, ठीक है। सुव्यवस्थित है आपका ये सुव्यवस्थितीकरण का है, सिस्टमेटाइजेशन, ठीक है, सिस्टमेटिकली हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 इसके आंसर्स हैं। इसमें से ये बोल रहा है कि जो आपका वैज्ञानिक अनुसंधान है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है। तो आपकी जो विशेषता है उसकी वो अनुमान मात्र नहीं है, यानी कि हम जो साइंटिफिक रिसर्च है उसमें कोई भी चीज़ हम अनुमान के थ्रू नहीं करते हैं, हर चीज़ एग्जैक्टली नाप तोल के करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है। तो अनुमान मात्र इसका एग्जाम्पल होगा, प्रिसाइजेंस आपका इसका आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा प्रिसीजंस, ठीक है। तो ये आपका अनुमान मात्र इसका आंसर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्राचलिक परीक्षणों का उपयोग तब किया जाता है जब, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपका, आपके जो ये क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि जो आपके प्राचलिक परीक्षणों का उपयोग कब किया जाता है। प्राचलिक परीक्षणों का मतलब होता है जो आपके पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, ठीक है। फिर 2 तरह के टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे अभी आगे। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक 2 टेस्ट होते हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट हम कब करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट हम तब करते हैं जब हमारा जो वितरण है, ठीक है, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो सामान्य हो, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है हमारे पास, जब बेल शेप का बनता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है, तब हम कौन सा करते हैं, तब हम करते हैं प्राचलिक परीक्षण यानी कि पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, जून 2021 का आया हुआ है। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कब करेंगे, जब हमारा वितरण सामान्य नहीं होता है, ठीक है, तब हम करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, आपका वितरण बिल्कुल सामान्य होगा, ठीक है, ये आपका वितरण होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा ये मीन मीडियन एंड मोड यहाँ पे इक्वल होंगे, ठीक है। पैरामेट्रिक में बेल शेप बनेगा, समझ में आया इतना। और नॉन पैरामेट्रिक में हमारे पास कौन सा होता है, या तो ये ऐसा टेढ़ा होगा या फिर इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बनते हैं जब हमारा वितरण सामान्य नहीं होता, अलग अलग होता है। तो हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, अभी रिसर्च जो हम पढ़ रहे हैं उसमें पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन उन्होंने भी गलत माना है जो हमारे आयोग है, तो मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया है, 5th वाला क्वेश्चन। फिर 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन में है आपका क्वेश्चन सांख्यिकी शोध के अंतिम परिणति के बजाय तर्क का दास स्वामी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है आपका, सांख्यिकी शोध के अंतिम परिणति के बजाय तर्क का स्वामी नहीं है। तो ये एक्चुअली हिंदी में जब ये ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है हिंदी में, ये हिंदी सही नहीं दी है इन्होंने। तो ये बोल क्या रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो आपका स्टैटिस्टिक्स है इज़ द सर्वेंट, ठीक है, नॉट अ मास्टर ऑफ लॉजिक रेदर देन एन एंड ऑफ द रिसर्च, ठीक है। तो इसका इन्होंने क्या बोला है कि जो रिसर्च है वो आपका स्टैटिस्टिक जो है, जो हम स्टैट्स यूज़ करते हैं रिसर्च में, वो क्या है, इज़ अ सर्वेंट, वो एक सर्वेंट है, नॉट अ मास्टर ऑफ लॉजिक, ठीक है, वो लॉजिक का मास्टर नहीं है, रेदर देन एन एंड ऑफ द रिसर्च, ठीक है। रिसर्च की एंड के लिए अगर हम देखें तो वो हमारा क्या है, स्वामी नहीं है, वो क्या है, आपका अंत करने के लिए, रिसर्च को लास्ट एंड देने के लिए वो सिर्फ एक सर्वेंट है, ठीक है। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है ए जो है वो आपका ट्रू है, और जो आर है आपका दत्त का सावधानी पूर्वक संग्रह और तार्किक विश्लेषण सांख्यिकी की तुलना में सच्चाई की खोज में अधिक योगदान देता है, ठीक है। तो ये दोनों ही बराबर योगदान देते हैं, तो ये आपका फॉल्स है, पहला वाला जो है वो आपका ट्रू है, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स है और दूसरा वाला, पहला वाला जो है वो आपका ट्रू है, यानी कि असर्शन आपका ट्रू है और जो रीज़न है वो फॉल्स है, ठीक है। तो इसका आपका ये कह क्या रहा है, careful collection and logical analysis of data contribute more to the search of truth than statistics, ठीक है। दोनों ही बराबर आपके इक्वल हैं, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट है आपका इसमें 6th के बाद 7th क्वेश्चन है, केवीके के व्यवसायियों की
नौकरी की संतुष्टि पर अध्ययन के लिए कौन सा दत्त संग्रह उपकरण उपयोग किया जाएगा। ये आपका दिसंबर 2020 और जून 21 की जो कंबाइंड साइकिल थी उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो इसमें ये पूछ रहा है कि अगर आप किसी केवीके के व्यवसायी हो, यानी कि जो केवीके में लोग काम करते हैं, उनसे ये पूछोगे कि वो अपनी लाइफ को अपनी जॉब को लेकर कितना सेटिस्फाइड है, तो उसके लिए कौन सा डेटा कलेक्शन का मेथड आपको यूज़ करना होगा। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, एजुकेटेड हैं, केवीके के व्यवसायी हैं तो एजुकेटेड हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा मेथड प्रश्नावली है। ठीक है, क्वेश्चनेयर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, क्वेश्चनेयर बोलते हैं उसे। तो क्वेश्चन आप उनको क्वेश्चनेयर भेज दोगे, वो आपको अपना जो भी आंसर है वो दे देंगे क्वेश्चनेयर में टिक करके। ठीक है, तो सबसे अच्छा मेथड इसमें क्वेश्चनेयर है 7th क्वेश्चन में। फिर 8th क्वेश्चन है आपका, आंकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण का सही अनुक्रम क्या है। आंकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण यानी कि जब हम डेटा को जो एनालिसिस करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा, तो उसके लिए आपका क्या सही क्रम है। ठीक है, सांख्यिकी एनालिसिस के लिए आपका क्या सही क्रम है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए क्या सही क्रम है। तो अब हम डेटा का जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, हम डेटा को गैदर करेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे। तो गैदर करने के लिए कौन सा आ रहा है आपका, संग्रह है। ठीक है, तो पहले नंबर में क्या आएगा, गैदरिंग ऑफ डेटा। ठीक है, गैदरिंग इकट्ठा करना। ठीक है, गैदरिंग हो गया, आपको डेटा को इकट्ठा करना है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आएगा आपको जो आपने डेटा इकट्ठा किया है उसको आयोजन करना, उसका आयोजन करना यानी कि उसको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको क्या करना है, आपने ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आएगा 2nd नंबर पे। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या करोगे, आप उसको एनालिसिस करोगे अपने डेटा को, जो भी आपको डेटा है उसको आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, उसका एनालिसिस करोगे डेटा को। फिर एनालिसिस के बाद आप क्या करोगे, उसका इंटरप्रिटेशन करोगे। ठीक है, जो भी डेटा आया है उसका क्या करना है, आपने व्याख्या करनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो संग्रहण सबसे पहले नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा आयोजन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, 3rd नंबर पे आएगा आपका विश्लेषण यानी कि एनालाइजिंग, और 4th नंबर पे आएगा आपका इंटरप्रेटिंग यानी कि आपका इंटरप्रेटिंग मतलब कि आपका व्याख्या करना। ठीक है, डेटा जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, जब आप उसको पूरा फाइनल कर लोगे तो उसको व्याख्या करोगे, इंटरप्रेट करोगे, समझाओगे उस डेटा को दूसरों को। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके 4 स्टेप्स हैं, गैदरिंग, एनालाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग और इंटरप्रेटिंग। ठीक है, इसमें आपका जो आंसर है वो बी वाला आपका ठीक है। ठीक है, ACBD ये आपका आंसर है। ठीक है, बी वाला आंसर आपका ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCC और पक्ष समर्थन के बीच सामान्य तत्व है। ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन है या कम्युनिकेशन का। BCC है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। BCC की फुल फॉर्म क्या है, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। ठीक है, BCC है आपका बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपका BCC है। तो BCC में बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन है। कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन BCC एंड एडवोकेसी। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका BCC क्या है आपका, इसके ऑप्शंस में क्या क्या आएगा। एक तो पहला है दोनों प्रत्यायन। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि BCC यानी कि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी आपके ऑडियंस है उसके बिहेवियर में बदलाव लाना। ठीक है, उन्हें समझा के उनके साथ कम्युनिकेट करके आपको क्या करना है, उनके बिहेवियर में बदलाव लाना है, उसे हम BCC बोलते हैं। ठीक है, और हमारा BCC और एडवोकेसी। ठीक है, एडवोकेसी क्या होता है, जब आप किसी के लिए किसी का पक्ष रखते हो, जैसे कि एडवोकेट होते हैं, जब किसी की तरफ से आप बात करते हो तो उसे बोलते हैं एडवोकेसी। ठीक है, तो इसमें ये बोला है कि कॉमन एलिमेंट बिटवीन BCC एंड एडवोकेसी, एडवोकेसी और BCC के बीच में आपको क्या रखना है, कॉमन एलिमेंट बताना है। तो इसके अंदर जो आपके ऑप्शंस आएंगे, हमारे पास 5 ऑप्शन दिए, इसमें से हमें 3 सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, पहला है दोनों प्रत्यायन प्रविधि पर विश्वास करते हैं, दोनों व्यवहार परिवर्तन लाने की मांग करते हैं, दोनों की कार्यनीति योजना की आवश्यकता होती है, दोनों केवल अंतर्वैयक्तिक संचार का प्रयोग करते हैं, दोनों केवल तृणमूल व्यक्तियों के साथ काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा, एक तो इसके 2 शुरू के 3 है, ABC इसके आंसर हैं। तो पहले में ये क्या बोल रहा है, दोनों प्रत्यायन प्रविधि पर विश्वास करते हैं, यानी कि
बोथ रिलाई ऑन परसुएशन टेक्निक्स, ठीक है। परसुएशन टेक्निक का मतलब होता है दोनों को कन्वेंस करने वाली टेक्निक, जिसमें हम सामने वालों को क्या करते हैं, कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं, उसे बोलते हैं परसुएशन टेक्निक। तो आपका जो बीसीसी है और जो आपका एडवोकेसी है, दोनों ही क्या करते हैं, सामने लोगों को कन्वेंस करने का काम करते हैं। ताकि कन्वेंस करने का मतलब क्या है, अपने पॉइंट को दूसरे को समझाना और दूसरे को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि वो आपके पॉइंट को सच माने, उसे हम कन्विंस बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों को परसुएशन टेक्निक्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सही है आपका, दोनों ही क्या करते हैं आपके, बोथ रिलाई ऑन परसुएशन टेक्निक, दोनों प्रत्यायन विधि प्रविधि पे विश्वास करते हैं, ये वाला ऑप्शन ठीक है। सेकंड है, दोनों व्यवहार परिवर्तन लाने की मांग करते हैं। तो ए बी सी, तो दोनों में ही क्या है, बोथ सीक टू ब्रिंग इन बिहेवियर चेंज, तो दोनों ही क्या करते हैं, आपके बिहेवियर में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या है आपका, बोथ नीड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। दोनों को ही क्या चाहिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत है, ठीक है। तो बाकी ये तीन लास्ट के जो दो हैं ये नहीं होंगे, और इसका जो आंसर है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, ठीक है। ये हम जब एक्सटेंशन पढ़ेंगे तो उसमें बीसीसी और एडवोकेसी दोनों हैं टॉपिक्स, ठीक है। फिर है आपका 10th क्वेश्चन है, कार्यक्रम के पूर्ण निर्धारित संकेतकों पर आधारित परियोजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के प्रक्रम को कहा जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड इंडिकेटर्स ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द प्रोग्राम्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है। जब हम किसी प्रोजेक्ट के प्रोग्राम को असेस कर रहे हैं, ठीक है, जब हम किसी भी प्रोजेक्ट के प्रोग्राम को असेस कर रहे हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन अ प्री डिटरमाइंड इंडिकेटर, जो हमने पहले से ही सोचा है कि हम इस बेस पे इसको असेस करेंगे अपने प्रोग्राम को, ठीक है। कि अगर हम एक्सटेंशन प्रोग्राम कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, तो हम इस बेस पे करेंगे कि लगभग 50 लेडीज़ जो है हमारे प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो। तो वो क्या होगा आपका, वो किसके अंदर पर आता है, प्रगति का मूल्यांकन करने के क्रम को कहा जाता है, यानी कि बेस्ड ऑन अ प्री डिटरमाइंड इंडिकेटर ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड मॉनिटरिंग, अनुवीक्षण, ठीक है। अनुवीक्षण दिया है, इसका मतलब क्या है, मॉनिटरिंग, ठीक है। मॉनिटरिंग हम बोलते हैं, मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं, जब हम कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है, तो हम बीच बीच में उसको असेस करते रहते हैं। जो हमने प्री डिटरमाइंड इंडिकेटर्स बनाए हैं, हमने पहले से सोचा है कि हम ये देखेंगे कि आपको वीक में 3 क्लासेस मिलनी चाहिए, ठीक है, और हर क्लासेस में ईच 100 कैंडिडेट कम से कम होने चाहिए, तो तभी हम मानेंगे कि हमारा प्रोग्राम ठीक ठीक चल रहा है। तो हम बीच बीच में देखते रहेंगे कि हम 3 क्लासेस ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, और साथ ही साथ 100 कैंडिडेट आपके आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, मॉनिटरिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका, मॉनिटरिंग। ये आपके एक्सटेंशन का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। फिर एक्चुअली इस बुक में थोड़ा मिक्सअप दिया हुआ है, कहीं कहीं इन्होंने चैप्टर, एक्सटेंशन, रिसर्च सब एक साथ कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है कि कम से कम हमें एक सब्जेक्ट का टॉपिक मिल रहा है, ठीक है, एक साथ। तो ताकि मैं आपको रिसर्च पढ़ा रही हूँ द थ्योरी में, और साथ ही साथ मैं उनके क्वेश्चंस कर रही हूँ, तो आपको रिसर्च जैसे ही आपकी खत्म हो, आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो तुरंत आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति और विसर्जन के निम्नलिखित माप एनोवा में उपयोग किया जाता है, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति एंड विसर्जन, तो ये क्या बोल रहा है आपका, केंद्रीय प्रवृत्ति और विसर्जन के निम्नलिखित माप एनोवा के उपयोग में किए जाते हैं। तो एनोवा क्या होता है आपका, एनोवा की फुल फॉर्म क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का काम क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का काम है यूज टू कंपेयर वेरिएंसेस अक्रॉस द मीन, ठीक है, ऑफ डिफरेंट ग्रुप। मतलब अलग अलग ग्रुप के जब हम वेरिएंसेस को लेते हैं, जो अलग अलग ग्रुप के जो मीन लेते हैं, और मीन का जो वेरिएंस है उसको कंपेयर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एनोवा कहलाता है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है, समझ में आ गया आपको। डिफरेंट ग्रुप के मीन्स के वेरिएंस को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, एनोवा कहलाता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आएगा, आपका आंसर आएगा मीन और वेरिएंस, ठीक है। अब इसमें हिंदी में थोड़ा सा मुझे मिला नहीं इसका ट्रांसलेशन कहीं, पर मेरे हिसाब से ये माध्य और विसंगति होगा, यानी कि वेरिएंस और मीन हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ में आ गया, आसान है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, वेरिएंस आपको वेरिएंस किसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या है, हमारा स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, तो इसमें हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। वेरिएंस किसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस हम करेंगे आपका जो वो है, वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं मीन के थ्रू, ठीक है। तो मैंने सिखाया है अपने पहले क्वेश्चनर वाले सेशन में, ठीक है, तो उसमें देख लेना, मैंने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करना सिखाया है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका वेरिएंस और मीन, ठीक है। इन दोनों को हम देखते हैं जब हमें एनोवा लगाना होता है तो, ठीक है। फिर है आपका संभावित प्रतिदर्श को प्रयोग करने का
लाभ है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है, अगर संभावित प्रतिदर्श का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब आपने देखा है सैम्पलिंग हमारे पास दो तरह की होती है, एक है प्रोबेबिलिटी, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हर किसी व्यक्ति को इक्वल चांस देते हैं कि वो हमारे सैंपल में, हमारी रिसर्च में सिलेक्ट हो सके, ठीक है। जैसे कि मुझे 100 लोगों में से 10 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, 100 लोगों का नाम लिखूंगी चिट में और उस चिट को एक जगह डालूंगी और उसमें से 10 चिट उठा लूँगी। तो हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी का भी नाम उसमें आ सकता है, ठीक है। तो मैंने कोई बायसनेस उसमें नहीं की है, तो उसे क्या बोलते हैं आप, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपका क्या है, इसमें क्या क्या आएगा, एक तो बाह्य चरों पर सटीक नियंत्रण आएगा इसमें, ठीक है। यानी कि बाह्य चरों पर सटीक नियंत्रण का मतलब क्या है, परफेक्ट कंट्रोल और एक्सटर्नियस वेरिएबल, ठीक है। ऑन एक्सटर्नियस वेरिएबल मतलब कि अगर आप किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं करोगे तो आपकी रिसर्च जो है वो बहुत बेहतर होगी। तो आपके जो एक्सटर्नियस वेरिएबल हैं, जो वेरिएबल आपकी रिसर्च को इफेक्ट कर सकते हैं, उनको आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये सब अभी हम सैम्पलिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे और वेरिएबल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें सब है ये, ठीक है। फिर बी, इसके बाद सी ऑप्शन आएगा आपका। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन देखो सुविधाजनक तो होगा नहीं, सुविधाजनक हम कौन सा वाले में लेते हैं, हम नॉन प्रोबेबिलिटी में लेते हैं, ठीक है। तो सुविधाजनक नहीं होगा। और दूसरा आपका तीव्रतर एवं परिव्यापी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि फास्टर नहीं होगा ये वाला, ठीक है। ये वाला फास्टर नहीं होगा आपका, प्रोबेबिलिटी वाला। फास्टर कौन सा होता है, फास्टर होता है तेज नॉन प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है। इसलिए हम उसे लेते हैं ताकि हमारी रिसर्च फटाफट हो जाए। तो नॉन प्रोबेबिलिटी वाला हमारा फास्टर होगा, ये वाला फास्टर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का, ठीक है, हाँ सॉरी। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट होगा इसमें प्रतिदर्श पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति, यानी एब्सेंस ऑफ सैम्पलिंग बायसनेस, मतलब कोई भी बायसनेस हम इसमें नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का पक्षपात आप इसमें नहीं करोगे, क्योंकि आपने कौन सी ली है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग ली है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में किसी भी तरीके का बायसनेस, पक्षपात नहीं होता है, बिल्कुल आपने सबको इक्वल चांस दिया है, किसी कोई भी आपके उसमें आ सकता है। आप ऐसा नहीं करोगे कि जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, टॉपर्स बच्चे हैं, बस उनको सिलेक्ट कर लो, तो वो यहाँ नहीं चलेगा। अगर आपको 100 में से 10 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो आप चाहे अच्छे बच्चे हो या फिर आपके क्लास के पीछे के बैक बेंचर्स हो, आप सबका नाम डाल के सबका नाम एक चिट में लिखोगे, सब उसमें से कोई भी नाम जो है वो उठा लोगे, तो वो किसी का भी नाम आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं होगी, एब्सेंस ऑफ सैम्पलिंग बायसनेस, यानी कि प्रतिदर्शन पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति। इसके बाद डी है निर्णय की न्यून श्रेणी, लेसर डिग्री ऑफ जजमेंट, मतलब लेसर डिग्री ऑफ जजमेंट आएगा। किसी भी तरीके का जजमेंट हम इसमें नहीं लगाएंगे, जो सैंपल आ गया वो ही आ गया, चिट में जो आ गया वो ही आ गया ना। फिर आप किसी भी तरीके के जजमेंट के थ्रू तुमको सिलेक्ट करने रहे कि टॉपर्स बच्चों को ले लो और जो बैक बेंचर्स है उनको आप अवॉइड कर दो, तो ऐसा नहीं है। आप इसमें सबको इक्वल चांस दोगे, ठीक है। तो प्रतिदर्श में क्या होता है, बाह्य चरों पर सटीक नियंत्रण आएगा, आपका जो एक्सटर्नल वेरिएबल है उस पर बहुत हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। एब्सेंस ऑफ सैम्पलिंग बायसनेस आपकी इसमें पूरी तरीके से कम हो जाएगी, और लेसर डिग्री ऑफ जजमेंट की बहुत कम डिग्री होगी इसमें, ठीक है। किसी भी तरीके का जज करके आप अपने सैंपल को सिलेक्ट नहीं करोगे, जो भी आया तभी आपकी फाइंडिंग्स ठीक आएंगी ना। अगर आप टॉपर्स को ही सिलेक्ट कर लोगे तो आपकी फाइंडिंग्स इफेक्टिव हो जाएंगी ना, अच्छी फाइंडिंग्स आएंगी, तो रियल फाइंडिंग्स तो नहीं है ना अच्छी फाइंडिंग्स का आने का मतलब, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा इसका ए, सी और डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध की निरंतरता हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पूर्व में होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको शोध स्टार्ट करना है, रिसर्च स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक शोध प्रश्न का निरूपण करना है, मतलब कि आपको अपना रिसर्च क्वेश्चन सबसे पहले बनाना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, रिसर्च क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। तो यही है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप कोई भी रिसर्च स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन इससे ही तो स्टार्ट करोगे ना, टॉपिक डिसाइड करोगे, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट लोगे, फिर क्वेश्चन बनाओगे, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसके बाद 14th क्वेश्चन है आपका, ये है थर्नस्टोन इक्वल अपियरिंग इंटरवल एटीट्यूड स्केल, ठीक है। तो ये क्या है, थर्स्टन इक्वल अपियरिंग इंटरवल अभिवृत्ति मापने के निर्माण के अनुक्रमिक चरण है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये थर्स्टोन है, एक रिसर्चर थे, उन्होंने एक वो बनाई है इक्वल अपियरिंग इंटरवल एटीट्यूड स्केल, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एटीट्यूड को माप सकते हैं, ऐसा स्केल इन्होंने बनाया है। तो इसमें क्या क्या आपके मेथड्स होंगे, इन्होंने क्या आपको वो दिया है, स्टेप्स क्या दिए हैं आपके इसमें,
इसमें आपको इन्होंने 5 स्टेप्स दिए हैं, जिसमें से आपको 4 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो इसमें से एक इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया है कोई, तो हमें 4 सिलेक्ट करने हैं। वस्तुओं का संग्रह और संपादन यानी कि कलेक्शन एंड एडिटिंग ऑफ आइटम, ठीक है। वस्तुओं का संग्रह और संपादन यानी कि डेटा का संग्रह करना और उनका एडिटिंग करना, ठीक है। फिर दूसरा है आपका, इसमें बी ऑप्शन में दिया है मापनी और क्यू मानों की गणना यानी कि सॉर्टिंग आइटम ऑन डिफरेंट कॉन्टिन्यूम। तो बी ऑप्शन में क्या है, मापनी और क्यू मानों की गणना करने का मतलब है आपका कैलकुलेटिंग स्केल एंड क्यू वैल्यू, ठीक है। आपको क्या करना है, क्यू वैल्यू पे और स्केल को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, बी ऑप्शन। फिर सी ऑप्शन है वस्तुओं को अंतिम रूप देना, ठीक है। वस्तुओं को अंतिम रूप देने का मतलब क्या है, फाइनलाइजिंग ऑफ आइटम, ठीक है। आइटम्स को क्या करना है, आपने फाइनलाइज कर देना है, जो भी आइटम आपके पास आए हैं। फिर डी है विभिन्न सातत्य पर वस्तुएं छटाई करना, यानी इसका मतलब क्या है, शॉर्टिंग आइटम ऑन डिफरेंट कॉन्टिन्यूम, ठीक है। अलग अलग जो आपके टॉपिक्स हैं, अलग अलग जो आपके पास एरियाज हैं, उसमें आपको अपने आइटम्स को क्या करना है, शॉर्ट अप करना है, ठीक है, शॉर्टिंग करना है। तो ये 4 ऑप्शन है। लास्ट में प्रशासन है यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें से आपका इन्होंने जो क्वेश्चन है, इन्होंने 4 ऑप्शन छांटने के लिए बोला है और उनको अरेंज करने के लिए बोला है। तो प्रशासन इसका नहीं है, तो प्रशासन आप हटा सकते हो। इसमें सबसे पहले नंबर पे आपका आएगा, जो फर्स्ट नंबर पे आएगा, कलेक्शन एंड एडिटिंग ऑफ डेटा, क्योंकि सबसे पहले आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे और एडिट करोगे अपने डेटा को, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका कलेक्शन एंड एडिटिंग ऑफ डेटा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा आपका सेकंड नंबर पे आएगा आपका विभिन्न सातत्य पर वस्तुओं की छटाई करना, ठीक है। विभिन्न सातत्य पर वस्तुओं की छटाई करना मतलब शॉर्टिंग आइटम ऑन डिफरेंट कॉन्टिन्यूम, ठीक है। अलग अलग उसमें उनको बांट देना, आपके जो भी आइटम्स आए हैं, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आएगा मापनी और क्यू मानों की गणना करना। फिर थर्ड नंबर पे आप क्या करोगे, आपके जो मापनी एंड क्यू मान है, आपके जो आपकी क्यू वैल्यू है उसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटिंग स्केल ऑन क्यू वैल्यू, ठीक है। आप जो कैलकुलेट करोगे उसको। फिर फोर्थ नंबर पे आपका लास्ट में आएगा वस्तुओं को अंतिम रूप देना यानी कि फाइनलाइज करना हमारे जो भी आइटम्स है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आपका सबसे पहले नंबर पे वस्तुओं को संग्रह करना आएगा। दूसरे नंबर पे आपका आएगा विभिन्न प्रत्ययों पे वस्तुओं की छटाई करना। तीसरे नंबर पे आएगा आपका मापनी और क्यू मान मिलेगा। चौथे नंबर पे फोर्थ नंबर पे आएगा आपका वस्तुओं को अंतिम रूप देना, फाइनलाइज करना, ठीक है। तो ये इसके स्टेप्स हैं जो हमारे थर्स्टन इक्वल अपीयरिंग इंटरवल अभिवृत्ति मापनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला के प्रयोग करने के समय में सामना की गई निर्णायक कमजोरी है। इसमें क्या है, प्रयोगशाला में प्रयोग करें द क्रूशियल वीकनेस एनकाउंटर्ड इन लैब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लैब एक्सपेरिमेंट का जो मेन वो है ड्रॉबैक है, वो हमारा कौन सा है। तो इसके अंदर आपके इन्होंने क्या दिए हैं, पहला है सटीकता यानी कि एक्यूरेसी, बी ऑप्शन है नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, ठीक है। और आपका परिचालन का मतलब है मैनिपुलेशन, और समय है टाइम, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो है, इसका जो आपका आएगा वो है नियंत्रण, यानी कि आपको इसमें क्या करना पड़ता है, एलिमेंट्स को नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्रूशियल है कि नियंत्रण करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए जो वीकनेस है वो नियंत्रण है, क्योंकि नियंत्रण करने के लिए आपको इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है, ये आपका नागपुर में स्थित है, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में NEERI भी बोलते हैं, नीरी, ठीक है, NEERI इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसे हम शॉर्ट में नीरी भी बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है नीरी, ठीक है। तो ये आपका NEERI की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये किसके अंदर चलता है, ये हमारा चलता है CSIR के अंदर, ठीक है। जो NEERI है ये हमारा किसके अंदर चलता है, CSIR के अंदर चलता है, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर ये हमारा NEERI, ठीक है, नीरी, ये चलता है। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन की मूल मान्यता नहीं है? तो इसकी मूल मान्यता कौन सी नहीं है? बाकी तो तीनों ही है। एक ही समय पर अनेक शिक्षार्थियों को अनुदेशन प्रदान करना, एक ही साथ हम कई सारे बच्चों को पढ़ा देते हैं। दूसरा आपका विद्यार्थी की निष्पत्ति को स्वतः लिपिबद्ध करना, ठीक है। थर्ड है आपका इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के मध्य अंतःक्रिया या तकनीक के प्रयोग में विविधता। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन शिक्षक एंड शिक्षार्थी, ठीक है। उसमें हमारा कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन का मूल्य मान्यता नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम की रूपरेखा का भाग नहीं है? यानी कि सिस्टम अप्रोच का भाग नहीं है। प्रणाली उपागम का मतलब क्या है? सिस्टम अप्रोच, ठीक है। सिस्टम अप्रोच का भाग कौन सा नहीं है? उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था, ठीक है। उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था हम इसमें, ट्रीटमेंट की व्यवस्था हम इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कंप्यूटर सहायता अनुदेशन के लिए जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर अभियंता बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर अभियंता जो हमारा कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन का एक उदाहरण है? तो इसमें आपका आएगा एक ही समय विभिन्न आयु के व्यक्तियों की तुलना करना है। प्रतिनिध्यात्मक का मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या करते हैं हम? क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम क्या करते हैं? मान लीजिए मुझे क्या करना है? रिसर्च करनी है अपने बीएससी के स्टूडेंट के साथ। तो एक मेथड तो मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल है, एक है मेरे पास क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या करूँगी मैं? फर्स्ट ईयर के बच्चे लूँगी, फिर तब उनका अध्ययन करूँगी, फिर सेकंड ईयर में जब वो आ जाएंगे उन्हीं बच्चों के साथ, ठीक है। फिर जब वो बच्चे सेकंड ईयर में आएंगे तभी एक साल बाद जब वो सेकंड ईयर में आएंगे तब उनका अध्ययन करूँगी, फिर उसके एक साल बाद जब वो थर्ड ईयर में आएंगे तभी फिर से तब उनका अध्ययन करूँगी। 3 साल तक मुझे एक ही बच्चों के साथ मैं काम करती रहूँगी। तो वो तो लॉन्गिट्यूडनल मेथड है, लंबे समय तक जब हम करते रहते हैं। क्रॉस सेक्शनल मेथड में क्या होता है? जब हमारे पास बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे भी है, सेकंड ईयर के बच्चे भी हैं, थर्ड ईयर के बच्चे भी हैं, क्योंकि हर क्लास में आपको बच्चे मिल जाएंगे। तो क्यों हम 3 साल तक एक ही बच्चों का अध्ययन करते रहे? हम क्या करेंगे? हम कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर से ले लेंगे, कुछ बच्चे आज ही सेकंड ईयर से ले लेंगे, कुछ बच्चे थर्ड ईयर के ले लेंगे। तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा कम समय में अध्ययन हो जाएगा और डेटा सब सेम सा ही आएगा लॉन्गिट्यूडनल में और क्रॉस सेक्शनल में, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल में हम यही करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं? एक ही समय पे अलग अलग उम्र के या अलग अलग क्लासेस के बच्चे हम ले सकते हैं। तो एक ही समय विभिन्न आयु के बच्चों की तुलना जब हम कर रहे हैं तो वो कौन सी स्टडी है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, ठीक है। अभी हम ये पढ़ेंगे डिटेल में। वैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च में ही पढ़ा चुकी हूँ मैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निःशक्तजनों के पुनर्वास में प्रशिक्षण नीतियों व कार्यक्रमों का नियंत्रण किया जाता है। तो ये क्या है? ये आपका निःशक्तजनों का किसको बोल रहा है? ये बोल रहा है जो लोग आपके किसी कमज़ोर होते हैं, ठीक है। चाहे वो गरीब हों, चाहे वो किसी परेशानी का सामना करके आए हैं, कोई वो विक्टिम हो, तो उनको हम किस तरीके से उनका रिहेबिलिटेशन करते हैं। तो रिहेबिलिटेशन करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है? तो सबसे पहला ऑप्शन में इन्होंने दे रहा है FCI दिया हुआ है इन्होंने ऑप्शन में। FCI का मतलब क्या है? FCI की फुल फॉर्म है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये तो नहीं होगी क्योंकि ये तो फूड कॉर्पोरेशन से काम कर रही है। दूसरा है RCI क्या है? आपके RCI की फुल फॉर्म होती है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये इसका ऑप्शन सही है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि रिहेबिलिटेशन का काम कर रही है ना। तो रिहेबिलिटेशन का काम मतलब क्या होता है? जब कोई विक्टिम है, मान लो कोई रेप विक्टिम है, कोई इस तरीके से उसकी फैमिली जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, तो आप क्या करोगे? उसे रिहेबिलिटेट करते हो, उसे छोटा मोटा काम सिखाते हो और कहीं उसको रहने के लिए और उसका पूरा रिहेबिलिटेशन दोबारा से उसे स्थापित करने का काम आप करते हो, तो इसको रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है FICCI जो है इन्होंने दिया है ऑप्शन में क्या दिया है? आंसर तो हमारा ये है RCI, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। FICCI है हमारा फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बाद BCCI है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। BCCI हमारा तुम्हें पता है क्रिकेट इसके अंदर ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 22 वाला क्वेश्चन है, किसी परीक्षण के प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से क्या होगा? अगर आपके रिसर्च में आपको लगता है आपकी वैलिडिटी सही नहीं आ रही है, वैलिडिटी आपकी कम है, यानी कि विश्वसनीयता जो है वो आपकी कम है, ये हम पढ़ चुके हैं।
रिलायबिलिटी और वैलिडिटी हम पढ़ चुके हैं जब हमने अपना पहली वाली यूनिट पढ़ी थी। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो विश्वसनीयता जो है वो कम है, रिलायबिलिटी कम है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने जो टेस्ट है उसके क्वेश्चंस बढ़ा सकते हो। अगर आप क्वेश्चंस बढ़ाओगे तो उसकी रिलायबिलिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रथम पद है, ठीक है। तो प्रथम पद लगभग सबका किस्सा क्या होगा, समस्या की पहचान करना, मतलब मेन क्या है, आपको रिसर्च प्रॉब्लम की पहचान करनी है, ठीक है। तो आपका हर जगह प्रथम स्टेप कहलाएगा, ठीक है। तो आप जब रिसर्च की पहचान कर रहे हो प्रॉब्लम की अपनी, तो वो आपकी प्रथम पद कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, ठीक है। उत्तम परीक्षण मतलब जो आप टेस्ट लगा रहे हो वो आपका अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हमें कौन सा देखना है, अच्छा टेस्ट लेना है ना। तो इसमें वैलिडिटी उसका है कि वैलिडिटी वैलिड होना चाहिए, आपका टेस्ट जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी। सेकंड बी है आपका व्यक्ति निष्ठता, का मतलब होता है सब्जेक्टिविटी, ठीक है। थर्ड है आपका सी वाला है वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। फोर्थ है आपका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। फोर्थ है आपका विभेदीकरण यानी कि डिफ्रेंसिएशन। तो अगर हम देखें कि हमारा टेस्ट अच्छा है तो उसके लिए हमारे अंदर 3 क्वालिटी तो होनी चाहिए, यानी कि वैधता जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा आपका विभेदीकरण डिफ्रेंसिएशन जरूर होना चाहिए, वैधता और डिफ्रेंसिएशन और वस्तुनिष्ठता, ये 3 ऑप्शन तो होने ही चाहिए। और व्यक्ति निष्ठता हमारे उसमें नहीं होनी चाहिए, यानी कि सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या था कि जब मेरा ओपिनियन भी मेरे रिसर्च को इफेक्ट कर रहा है, तो मेरी रिसर्च में इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि मैं अपने बायस होकर के कोई ऐसा सोच के चलते मेरी रिसर्च की फाइंडिंग जो है वो इफेक्ट कर दूं। तो उसमें जो भी मेरा उत्तम परीक्षण है उसमें मेरी खुद की बायसनेस यानी कि सब्जेक्टिविटी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, सब्जेक्टिविटी आपकी नहीं होनी चाहिए अगर आपका उत्तम परीक्षण है तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मापन के निम्नलिखित पैमानों को निम्नतम से उच्चतम के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। ये आपके क्या है, मेजरमेंट स्केल्स हैं, ठीक है। क्या है, मेजरमेंट स्केल्स, ठीक है। मेजरमेंट स्केल्स कौन से स्केल होते हैं, जो आपके मेजर करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो इनको मेजरमेंट स्केल्स बोलते हैं, ये हम पढ़ेंगे अभी टॉपिक। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, इंटरवल, ऑर्डिनल, नॉमिनल और रेशियो स्केल, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले हमारा क्या आता है, नॉमिनल स्केल आता है। पहले नंबर पे आपका नॉमिनल स्केल आएगा, दूसरे नंबर पे आपका ऑर्डिनल स्केल आएगा, तीसरे नंबर पे आपका इंटरवल स्केल आएगा और रेशियो स्केल आपका सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट लेवल का, जो सबसे बड़े लेवल का टफ स्केल है वो कौन सा है, आपका रेशियो स्केल है, ठीक है। इसमें रेशियो स्केल में बाकी तीनों स्केल्स की क्वालिटी पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे सिंपल स्केल है वो आपका नॉमिनल स्केल है, इससे थोड़ा ऊपर के लेवल का ऑर्डिनल है, फिर इससे ऊपर के लेवल का इंटरवल है और फिर इसके ऊपर के लेवल का रेशियो स्केल है, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से अरेंज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप 1 त्रुटि होती है जब हम, ठीक है, सॉरी टाइप 2 एरर हमारा कब होगा, टाइप 2 का एरर हमारा क्या कब होता है, जब हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज फॉल्स, ठीक है। जब हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स आई है, ठीक है, लेकिन हमने गलती से क्या कर लिया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो कौन सा एरर है, वो टाइप 2 एरर है, ठीक है। जब हम हाइपोथेसिस पढ़ेंगे उसके अंदर टाइप 1 और टाइप 2 2 एरर होते हैं, तो वो हम तभी पढ़ेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है जब आपने एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, तो गलत नल हाइपोथेसिस को आपने स्वीकार कर लिया है, ठीक है। गलत नल हाइपोथेसिस को आपने क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, ठीक है। इसके बाद 28 वाला ऑप्शन है, 28 क्वेश्चन है आपका, सुव्यवस्थित रूप से नियोजित शोध के चरणों को सही क्रम में लगाइए, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ इतना टफ है नहीं, तुम्हें बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अध्ययन की मूलाधार और पृष्ठभूमि जो है उसको तैयार करेंगे, ठीक है। अध्ययन की मूलाधार और पृष्ठभूमि का मतलब क्या है, रैशनल एंड बैकग्राउंड फॉर स्टडी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड बनाएंगे स्टडी के। रैशनल है एक तरीके से हमारा प्रोस्पेक्टस, ठीक है, तो हम उसकी स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आपका ये हो गया। फिर आपका सेकेंड है, ठीक है। इसके बाद है आपका सेकंड है, फर्स्ट तो आपका ये हो गया, पृष्ठभूमि बनाओगे आप। सेकंड नंबर पे आपका आएगा उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव बनाओगे,
ठीक है। उद्देश्य बनाओगे, शोध की परिकल्पना बनाओगे, उद्देश्य हो गया, रिसर्च हाइपोथेसिस हो गया, और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बनाओगे आप, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आपको क्या बनाना है, उद्देश्य, शोध परिकल्पना और सांख्यिकी अवधारणा आपने बनानी है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा आपका सैम्पलिंग डिज़ाइन करोगे, ठीक है। सैम्पलिंग डिज़ाइन तथा माप, सैंपल डिज़ाइन तथा माप, सैंपल डिज़ाइन तथा माप, आंकड़े एकत्र करने के साधन, ये आप किस में करोगे, ये थर्ड नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पृष्ठभूमि बनानी है, दूसरे नंबर पे आपने ऑब्जेक्टिव करना है, थर्ड नंबर पे आपने सैम्पलिंग पे काम करना है यानी कि रिसर्च डिज़ाइन पे काम करना है, फोर्थ नंबर पे आपने किस पे काम करना है, फोर्थ नंबर पे आप काम करोगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे, यानी कि फोर्थ नंबर पे आंकड़ों का विश्लेषण तथा महत्व के सांख्यिकीय परीक्षणों को लागू करना। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस एंड अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। फिफ्थ नंबर पे आप करोगे इंटरप्रिटेशन एंड इन्फ्रेंसेस, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आप क्या करोगे, इंटरप्रिटेशन एंड इन्फ्रेंसेस, ठीक है। तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे ये आ गए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका किसी अध्ययन के अंतर्गत सभी ऑब्जेक्ट्स की समग्रता को कहते हैं, ठीक है। किसी अध्ययन के अंतर्गत सभी ऑब्जेक्ट्स की समग्रता को कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम पॉपुलेशन बोलते हैं, यानी कि जनसंख्या, ठीक है। अगर मैंने कोई अध्ययन कर रही हूँ तो उसमें देश के 130 करोड़ लोगों को मैंने ले लिया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, जनसंख्या कहलाएगी, ठीक है, पॉपुलेशन कहलाएगा, ठीक है। समग्रता को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं, जो हम सेंसिस में करते हैं, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन, टोटल जो पूरा ऑब्जेक्ट है, पूरी जो टोटल नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं, यानी कि पॉपुलेशन हम उसे बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, किसी अध्ययन के अंतर्गत सभी ऑब्जेक्ट्स की समग्रता, अच्छा ये तो क्या, परीक्षण अवधारणा एक है, ठीक है। परीक्षण अवधारणा क्या है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ठीक है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस क्या है, अगर आपको हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी अनुमानित सांख्यिकी, यानी कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो वो आपकी क्या कहलाएगी, परीक्षण अवधारणा, मतलब कि आपको जो टेस्ट है, जो हाइपोथेसिस है, जब आपको टेस्ट करोगे आप हाइपोथेसिस को, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अनुमानित सांख्यिकी। अनुमानित सांख्यिकी का मतलब क्या होता है, अनुमानित सांख्यिकी का मतलब होता है जो आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल है, ठीक है, जो आप अनुमान, क्योंकि हाइपोथेसिस एग्जैक्ट तो होती नहीं, वो तो या तो सही हो सकती है या गलत हो सकती है, तो उसका जो स्टैट्स करेंगे वो भी क्या होगा, आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होगा, ठीक है। अनुमानित सांख्यिकी होगा, समझ में आ गया, इन्फ्रेंशियल होगा वो, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोगिक अभिकल्प से अवलंबित चर है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। ये बोल रहा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, वह जो प्रभावित नहीं होता और जिसमें बदलाव प्रेक्षित है, ठीक है। वह जो प्रभावित नहीं होता और उसमें बदलाव क्या है, प्रेक्षित है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हम किसको चेंज करते हैं, हम करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं और उसका इफेक्ट किस में देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही होता है कि हम उसको चेंज तो नहीं कर रहे डिपेंडेंट वेरिएबल को, लेकिन उसमें बदलाव देख रहे हैं, ठीक है, कि क्या बदलाव आ रहा है जब किसी दूसरी चीज में हमने चेंज किया है, तो ठीक है, हम सीधे सीधे इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं और फिर उसका इफेक्ट देख रहे हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल में। ये मैंने पढ़ा रखा है पहली यूनिट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, एफ टेस्ट से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है, तो हमें देखना है एफ टेस्ट से संबंधित नियमित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है। ए, सी और डी, अभी हम स्टैट्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ए, सी और डी। हमारे पास एफ टेस्ट में निम्न तीन चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ए में क्या है, एफ टेस्ट में स्वतंत्रता की डिग्री के दो समुच्चय होते हैं, ठीक है, यानी कि एफ टेस्ट हैज़ 2 सेट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ कितनी होती है, 2 डिग्री होती है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी आपकी, 2 सेट्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम के 2 सेट्स होते हैं इसमें, ठीक है। एक तो ये इसका सही है। दूसरा सी ऑप्शन है, एफ टेस्ट का वितरण शून्य परिकल्पना के परिरक्षण के लिए किया जाता है जिसमें जनसंख्या प्रसरण समान होते हैं, ठीक है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए करते हैं, सारे हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए ही करते हैं, पर इसमें कौन सी वाली नल हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं हम, नल हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल
इज़ द पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सॉरी हाँ, इसमें क्या है, जब आपका जो इज़ द पॉपुलेशन वेरिएशन आर इक्वल, जिसमें आपका जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, यानी कि जो वेरिएंस है आपका वो क्या है, इक्वल है, ठीक है, वहाँ हम यूज़ करते हैं हमारा एफ टेस्ट। तो ठीक है, वाली हाइपोथेसिस को करने के लिए जहाँ पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो इक्वल होता है, ठीक है, वहाँ हम एफ टेस्ट को यूज़ करते हैं। दूसरा, एफ टेस्ट एक पूर्ण धनात्मक वितरण है, यानी कि एफ टेस्ट क्या है, एफ टेस्ट आपका इज ऑल पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, धनात्मक वितरण आपका एफ टेस्ट होता है। तो इसके ऑप्शन कौन कौन से हो गए हमारा, ए, सी और आपका ए, सी और डी, ठीक है, 3 ऑप्शन आपके हो गए। एक तो ये धनात्मक वितरण होता है, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सी वाला है हमारा एफ टेस्ट का प्रयोग आपका नल हाइपोथेसिस के वितरण के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसमें आपका जो प्रसरण है यानी कि वेरिएंसेस जो हैं वो इक्वल हो। और नेक्स्ट आपके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है इसमें, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 वाला क्वेश्चन। इसमें हम क्या करते हैं, इसका आपका इन्होंने 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक रिसर्च डिजाइन, ठीक है, प्रयोगात्मक रिसर्च डिजाइन में ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है, प्रयोगात्मक रिसर्च डिजाइन है, इसमें हमें इनको मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, इनको मैच करना है आपस में। तो प्रयोगात्मक रिसर्च डिजाइन में है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, दूसरा है आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन, थर्ड है आपका क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन, फोर्थ है आपका रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन। अनुदर्शी शोध डिजाइन को क्या बोलते हैं हम, रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन बोलते हैं, ठीक है, शोधदर्शी, ठीक है, सॉरी अनुदर्शी। अनुप्रस्थ शोध डिजाइन को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन, ठीक है। अनुदैर्ध्य शोध डिजाइन को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको फर्स्ट वाली यूनिट में। प्रयोगात्मक रिसर्च डिजाइन को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, सारे पढ़ाए हुए हैं ये, ठीक है। तो पहला वाला जो है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में हमारा कौन सा होता है, रिसर्च डेलिबरेटली इन्फ्लुएंस इवेंट्स एंड इन्वेस्टिगेट्स एंड इफेक्ट ऑफ द इंटरवेंशन, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपका 5th वाला ऑप्शन आएगा, जिसमें क्या है, शोधकर्ता सोच समझ के, आपका ए का आंसर क्या है आपका ये, ठीक है। शोधकर्ता क्या करता है, एक्सपेरिमेंट्स में हम क्या करते हैं, शोधकर्ता सोच समझ कर घटनाओं को प्रभावित करता है तथा हस्तक्षेप के प्रभाव को जांच करता है। यानी कि प्रयोगात्मक में ये होता था ना, जब हमने अभी पढ़ा था कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कंट्रोल कर लेता है और उसका इफेक्ट देखता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल कर देता है और उसका इफेक्ट देखता है डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो ये वो यही बोल रहा है कि सोच समझ के घटनाओं को प्रभावित करता है तथा यानी कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कंट्रोल करता है और उसका हस्तक्षेप के प्रभाव को जाँच करता है और डिपेंडेंट वेरिएबल में उसका इफेक्ट देखता है। तो रिसर्च का इसका क्या होगा, रिसर्चर डेलिबरेटली इन्फ्लुएंस इवेंट्स, इवेंट को इन्फ्लुएंस करता है, एंड इन्वेस्टिगेट एंड इफेक्ट ऑफ द इंटरवेंशन, और देखता है कि इंटरवेंशन पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो ये आपका ए आंसर, इसका ए का आंसर आपका 5th वाला होगा। फिर सेकंड है आपका क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन, अनुदैर्ध्य शोध डिजाइन, ठीक है। इसमें आपका क्या है, रिसर्च डिजाइन, इसमें आपका क्या अनुदैर्ध्य शोध डिजाइन में आपका क्या है, रिसर्च इन्वेस्टिगेट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो रिसर्चर क्या करता है, इसमें इन्वेस्टिगेट करता है चेंजेस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लंबे समय तक आपको क्या कर, आपकी जो रिसर्चर है उसको रिसर्च को करता रहता है, ठीक है। तो शोध करता समयांतराल पर परिवर्तनों की जांच करता है, मतलब लंबे समय तक वो क्या करता है, परिवर्तन की जांच करता रहता है, ठीक है, शोध करता है। तो इसका बी ऑप्शन ये आएगा, शोध करता समयांतराल पर परिवर्तनों की जांच करता है, ठीक है। फिर बी ऑप्शन ये वाला आ गया, यानी कि लंबे समय तक कर रहा है ना लॉन्गिट्यूडनल में। फिर है अनुप्रस्थ शोध डिजाइन, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में हमारा क्या आएगा, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में आएगा आपका इसमें आएगा आपका रिसर्चर ऑब्जर्व इंडिविजुअली ओनली वंस, ठीक है। तो रिसर्च क्या करता है, एक इंडिविजुअल को सिर्फ एक ही बार ऑब्जर्व करता है, ठीक है, वो हमारे क्या है, अनुप्रस्थ शोध डिजाइन में आएगा, यानी कि शोधकर्ता व्यक्ति को केवल एक ही बार निरीक्षण करता है, बी ये आपका सी में आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, शोधकर्ता व्यक्ति को सिर्फ एक ही बार करता है, क्योंकि आपने क्या किया, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के बस एक ही बार में ले लिया डेटा, आपको 1 साल 3 साल तक फर्स्ट ईयर के ही बच्चों को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, आप एक ही बार में डेटा कलेक्ट करके फिर दोबारा जरूरत नहीं होती कि लंबे समय तक आप उनको स्टडी करते रहो। फिर रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन है, रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन में क्या होगा,
इसमें आएगा शोधकर्ता विगत घटनाओं को संदर्भित करते हुए आंकड़े इकट्ठे करते हैं, ठीक है। तो ये ए वाला, ठीक है, ये आपका आएगा इसमें डी का आंसर, जिसमें क्या है अनुदैर्ध्य या अनुदर्शी शोध डिजाइन यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च। रेट्रो सॉन्ग्स क्या होता है, पुराने जमाने के, यानी कि हिस्ट्री एक तरीके से। तो हिस्ट्री वाली जो हमारे कोई इवेंट हो चुका है, ठीक है, कोई रिसर्च कलेक्ट डेटा रेफरेंसेस टू द पास्ट इवेंट, कोई पास्ट इवेंट हो चुका है, हम उसके रेफरेंस में जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो कौन सी आएगी, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहलाएगी, यानी कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च हम देख रहे थे, ठीक है। तो ये आपके हो गए ये वाले क्वेश्चंस, चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, इसके जो चारों ऑप्शंस हमें मिलाने थे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मनुष्यों के साथ शोध का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से नैतिक मार्गदर्शन है, ठीक है। तो आपको बताना है एथिकल गाइडेंस ऑफ रिसर्चर, कि जो आपको एथिक्स का ध्यान रखना है, ईमानदारी करनी है, जो आपको एथिक्स रखने हैं, ठीक है, नैतिक चीज़ें रखनी है, उसका ध्यान रखना है आपको जब अपनी रिसर्च कर रहे हो आप। तो सबसे पहला भागीदारी की सहमति प्राप्त करना, हाँ कंसर्न, आपको उनको कंसर्न लेना चाहिए उनका कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है भागीदारों को बताना है कि अध्ययन के समाप्त होने तक जारी रहना होगा। तो ये तो हम किसी से नहीं कह सकते, अगर कोई बीच में जाना चाहता है तो वो जा सकता है, ठीक है। तो हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि आपको आखिरी समय तक हमारे साथ लगा ही रहना पड़ेगा, ठीक है। भागीदारों के पहचान को गुप्त रखना, ये भी है इसका ऑप्शन, ठीक है। आपको उनकी जो आइडेंटिटी है उसको बनाए रखना है, उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उनकी जो वो हमें बता रहे हैं, जो उनकी पहचान है, उसको छुपा के रखना है, ठीक है। भागीदारों को बताना कि वे किसी भी समय अध्ययन को छोड़ने के लिए मुक्त हैं, उनको ये भी बताना है कि भाई अगर आप हमारे अध्ययन को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो ये उनका हक है, वो जब चाहें तब छोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, सी और डी, ठीक है, ए, सी, डी इसका आंसर होगा। फिर है रिसर्च, एक्शन रिसर्च का अर्थ है, ठीक है। एक्शन रिसर्च का अर्थ कौन सा होता है, एक्शन रिसर्च का अर्थ है हमारा जो आपकी मैंने बताया था, जो हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म होती है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक होती है, एक प्रॉब्लम आती है तो हम 2 या 3 महीने में उस प्रॉब्लम का समाधान निकाल लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्शन रिसर्च, जिसका मेन एम क्या होता है, प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी समाधान करना, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं एक्शन रिसर्च वाला। तो इसका एक तो अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इसमें नहीं होगी, क्योंकि ये तो हमें शॉर्ट टर्म में करनी है ना, तो इसका ऑप्शन में लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च नहीं आएगी। दूसरा है प्रयोगात्मक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च हम इसे नहीं मानेंगे, क्योंकि ये क्या है, अप्लाई तो करना होता है लेकिन बहुत शॉर्टकट में हम करते हैं इसको, ठीक है वैसे अप्लाइड रिसर्च का ये पार्ट ही है, लेकिन हम ये क्या है, हमारा तत्कालिक समस्या के समाधान के लिए आरंभ किया गया अनुसंधान है, ठीक है। अ रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, तो इसका आंसर क्या होगा, अ रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। अगर इसमें 2 ऑप्शन होते तो हम इसको भी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने हमसे एक ही ऑप्शन पूछा, तो इसका एक ऑप्शन एग्जैक्ट कौन सा है, तत्कालिक समस्या के समाधान के लिए आरंभ किया गया अनुसंधान, ठीक है। अ रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा सी वाला आंसर इसका होगा, ठीक है। तो ये आपका इसका सी ऑप्शन है आंसर में। फिर 36 में है आपका, ये मैंने किया नहीं है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आई इसकी लैंग्वेज। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि मुझे लगता है 40 क्वेश्चन करने में हमें लगभग 1 आवर लग रहा है, ठीक है। अभी हम 40 क्वेश्चन तक पहुँचे भी नहीं हैं, तो अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग मान लो आप 250-300 क्वेश्चन हैं, तो हमें ये सारे करने हैं जल्द से जल्द, ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन ठीक से हो जाए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।